Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and I hope कि आप लोग का रमज़ान अच्छा जा रहा होगा. So let's start with today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. So today is our 10th lecture of evolution and principles of systematics, and today is 4th April, Monday. So we were discussing about Darwin theory of evolution. So we have discussed that about the introduction of Darwin in the last lecture. So we were discussing about that Darwin has went on a great voyage in a ship where he visited very large number of islands of North America and Galapagos Islands and different islands. On these islands, he studied about the fauna and flora of these islands, and he also studied fossils of different organisms on these islands, and then compared these fossils with the present day organisms and find out different changes that occurs between these fossils and the present day organisms. And he also uh, propose the time between the fossil and the present day organism. So when he returned from his great voyage, he wrote an essay on all his observations and conclusions that he has made during the trip. So when he showed his essay to his friend, he suggested him to publish his research. This friend was Charles Lyell. Uh, then but after that suggestion, Darwin wants to gather some evidence. So in the meantime, he received the essay on the same concept of natural selection from Alfred Russell. तो ये अल्फ्रेड रसल कौन था? ये जो उसके साथ ट्रिप पे था और वो भी जो है नेचर से को पसंद करता था, तो वो भी इसके साथ ऑब्जर्वेशंस कर रहा था, तो उसने भी एक ऐसे लिख के अपना डार्विन को भेजा. तो जब डार्विन ने उसका भी ऐसे देखा और अपना भी ऐसे देखा, तो डार्विन ने क्या किया, उसने कहा कि जब हम दोनों एक ही चीज ऑब्जर्व किया और हम दोनों ने एक ही चीज़ कंक्लूड किया है, तो फिर हमें एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं है. तो डार्विन ने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन जो उसका ऐसे था और जो उसके दोस्त का ऐसे था, उन दोनों को मिला के एक बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम रखा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. एंड इन दिस बुक डार्विन एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो डार्विन की थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज वो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म. तो ये हम जब आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरह न्यू स्पीशीज बनती हैं, लेकिन उसका ये कॉन्सेप्ट था कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे बड़ा जो हाथ है वो है नेचुरल सिलेक्शन का. और नेचुरल सिलेक्शन कौन करता है? नेचर करता है. So let's start with the different observations and inferences that Darwin has made during his great voyage. So the very first observation that the Darwin was have made was the organisms have a high reproductive rate. कि उसने ये चीज़ नोट की कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा है. सो ईच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेसिटी है कि वो एक बड़ी तादाद में अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है. लाइक ही एस्टिमेटेड कि अगर हम देखें, ऑयस्टर्स कैन ले अप टू 8 बिलियन एग्स इन सिंगल ब्रीडिंग सीजन. 8 बिलियन, बिलियन कहते हैं जो 1000 मिलियन के बराबर होता है, और हमारे पास 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है. तो हमारे पास ऑयस्टर्स जो हैं वो एक ही सिंगल ब्रीडिंग सीजन में 8 बिलियन तक एग्स ले करते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है. ठीक है. इसी तरह उसने नोट किया कि हमारे पास स्टारफिश जो है, स्टारफिश इट लेज 1 मिलियन एग्स. स्टारफिश हमारे पास 1 मिलियन एग्स लेती है, लाइक 10 लाख. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो हमारे पास एक स्टारफिश जो है वो 10 लाख तक एग्स दे सकती है. सिमिलरली फिशेज आल्सो प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एग्स. ठीक है. तो इस चीज़ से उसने अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत बड़ी तादाद में ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं. उसने एक अंदाज़ा लगाया कि स्लोएस्ट ब्रीडिंग एनिमल
ऑन अर्थ इज एलिफेंट। ठीक है, हमारे पास ज़मीन पे सबसे जो आहिस्ता ब्रीडिंग करने वाला जानवर है वो है एलिफेंट। और हमारे पास एक सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट कैन प्रोड्यूस 29 मिलियन डिसेंडेंट्स इन 800 ईयर्स। हमारे पास अगर एक पेयर ऑफ एलिफेंट हो तो वो हमारे पास अगले 800 सालों में 29 मिलियन दूसरे हाथी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो सबसे स्लोएस्ट ब्रीडिंग एनिमल है। और अगर हमारे पास ये ऑयस्टर्स का अगर हम देख लें तो ये 8 बिलियन एग्स एक सीजन में प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखेंगे कितने सालों में इनकी तादाद किस तरह बढ़ सकती है। अगर हम, ये तो मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएं, बैक्टीरिया का देखें अगर हम रिप्रोडक्शन रेट या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो हर 20 मिनट्स के बाद क्या होता है, डिवाइड होता है। अब अगर हम उसको पूरे स्पेस और फूड दे दें तो हमारे पास एक बैक्टीरिया से 2 या 3 दिन में इस ज़मीन जितना बड़ा मास प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया। सो फ्रॉम दैट यू कैन इमेजिन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है ऑर्गेनिजम्स के पास। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन थी उसकी वो यही थी कि दैट ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट एंड दे कैन प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टारफिश है, एकानोडर्म, ऑर्डर एकानोडर्मेटस में है। आपने इनवर्टिब्रेट्स का ऑर्डर पढ़े होंगे। दिस इज ऑयस्टर, ऑयस्टर जिसको हम सिंपली इसके अंदर वो एक पर्ल भी निकलता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में से है। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन की थी हमारे पास डार्विन ने, although organisms have high reproductive rate but the overall population of organisms remain constant। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये थी उसकी कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव रेट तो ज़्यादा है लेकिन हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो इतनी ज़्यादा उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं आती। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ले मिलियंस ऑफ एग्स बट ओनली फ्यू कैन सर्वाइव। उसने क्या कहा कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बहुत है, मिलियंस ऑफ एग्स जो है वो क्या करते हैं, ले करते हैं ऑर्गेनिज्म। उसमें से बहुत ही थाउजेंड्स या कुछ हज़ार ही हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होती है। फिर वो जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो हैच हो जाएं। और वो जो हैच हो जाते हैं, जो अंडे से निकल आते हैं एम्ब्रियोज या ऑर्गेनिजम्स, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं कि वो सरवाइव करें। तो उसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव रेट तो ज़्यादा है लेकिन उनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें इतना ज़्यादा एब्रप्ट इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता और वो जितने ऑर्गेनिज्म है उतने के उतने रह रहे होते हैं। अच्छा, दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम नेचर। थर्ड ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें डार्विन की, third observation was that natural resources are limited and do not support extensive number of organisms। Sorry, एक पॉइंट पीछे से रह गया। Equilibrium of nature is disturbed। उसने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो नेचर का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होता। इक्विलिब्रियम ऑफ नेचर क्या होता है या वो किस तरह डिस्टर्ब नहीं होता, वो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी उसकी वाज दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डू नॉट सपोर्ट एक्सटेंसिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या क्या उसने पहली ऑब्जर्वेशन की कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई रिप्रोडक्टिव रेट है। ठीक है, फिर उसने नोट किया कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट क्यों है, वो पॉपुलेशन में हमें इतना एब्रप्ट इंक्रीज देखने को क्यों नहीं मिलता। तो उसने फिर ये नोट किया कि उसने ये ऑब्जर्व किया इस सवाल को पाने के लिए कि हमारे पास ये सही है कि हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ एग्स तो ले कर रहे हैं लेकिन उसमें से बहुत कम फर्टिलाइज होते हैं और जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उनमें से बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो एग से हैच हो जाएं और जो हैच होते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं वो सरवाइव करें। तो इसलिए हमारे पास पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कांस्टेंट है। फिर उसने ये देखा कि हमारे पास ऐसा क्यों है, क्यों पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहता है और वो सारे के सारे सरवाइव क्यों नहीं करते। इस तीसरा जो उसका ये जो क्वेश्चन राइज हुआ उसकी बेस पे उसने थर्ड ऑब्जर्वेशन ये की
कि दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, वो क्या हैं, लिमिटेड है, इसलिए वो पॉपुलेशन का साइज भी क्या होता है, लिमिटेड रहता है। लाइक अगर हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, कहीं भी वेजिटेशन है, लाइक हम कहते हैं कि एक जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वो फॉरेस्ट जो है वो 1000 गाय हैं या भैंसें या 1000 हर्बीवोर्स जो हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स वहाँ पे 1000 जानवर रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जब ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, फूड की कमी होगी। तो उस फूड की कमी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही खुराक की कमी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ होता है, लेकिन फिर उस कमी की वजह से पॉपुलेशन साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस पे उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि हमारे पास चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वो इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव नंबर या इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या क्या किया उसने, पहला पहला ये नोट किया, रिप्रोडक्टिव रेट जो ऑर्गेनिजम्स का वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। फिर उसने दूसरा वो नोट किया कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का साइज है वो कांस्टेंट रहता है, वो इतना ज़्यादा एब्रप्ट इंक्रीज नहीं करता। फिर उसने थर्ड चीज़ ये ऑब्जर्व की कि हमारे पास चूंकि नेचर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहता है और उसमें इतनी इंक्रीज नहीं होती। उसने एक पॉइंट लिखा था दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास हमेशा जो होता है वो पॉपुलेशन साइज और नेचुरल रिसोर्सेज में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। लाइक जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उतना ही पॉपुलेशन साइज रहता है, तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर उसने एक और पॉइंट कहा दैट इफ दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर एंड स्पेस। उसने कहा अगर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किस तरह होता है कि लाइक अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएं और पॉपुलेशन साइज बढ़ जाए, तो इफ दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर एंड स्पेस। तो हमारे पास खुराक की कमी हो जाएगी, लाइक अगर हमारे पास खाना 1000 बंदों का है और 2000 बंदे आ गए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब हमारे पास पहले पहले फूड की कमी हो जाएगी, दूसरा जो हमने जगह बनाई थी वो भी 1000 बंदों की थी, अब 2000 आ गए तो हमारे पास शेल्टर और या स्पेस की भी कमी हो जाएगी। तो उसने क्या क्या नोट किया कि हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसके दिमाग में उसने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास इतने इंक्रीज नहीं होती, बल्कि वो क्या क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों रहती है, उसने थर्ड ऑब्जर्वेशन की, इसलिए कांस्टेंट रहती है कि चूंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन के जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है और हमारे पास हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज और नंबर ऑफ पॉपुलेशन में या पॉपुलेशन साइज में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, लाइक अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर जाए और नेचुरल रिसोर्सेज कम रह जाएं, तो हमारे पास फिर क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, शेल्टर की भी शॉर्टेज हो जाएगी और स्पेस की भी शॉर्टेज हो जाएगी। ये उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन पे उसने पहली कंक्लूजन की थी, उसने अपने कंक्लूजन के लिए नाम रखा था इन्फ्रेंस। तो जो ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस थी, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे डार्विन ने एक पॉइंट कंक्लूड किया था। वो पॉइंट क्या था, on the basis of first three observations Darwin conclude his first inference: if equilibrium between population size and natural resources is disturbed, then there will be struggle for existence and organisms will compete with each other for food and other needs. उसने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन साइज और नेचुरल रिसोर्सेज के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारे पास क्या हुआ था, पिछले पॉइंट में हमने कहा कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी, शेल्टर और स्पेस की भी शॉर्टेज हो जाएगी। उसने कहा अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है।
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं? दैट ऑर्गेनिज्म विल compete, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ compete करते हैं, लड़ाई करते हैं with each other for food and other needs. लाइक अगर आप लोगों ने देखा होगा ये सब कि हम जब वलीमा करते हैं तो जितने हमने बंदों को बुलाया होता है उस हिसाब से हमारे पास उसी हिसाब से हमने खाना अरेंज किया होता है। तो अब उतने ही बंदे आएंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, हमारे पास खुराक की कमी नहीं होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पास जो सियासी जलसे होते हैं टीवी पे, न्यूज़ पे, आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, आवाम ज्यादा आई हुई होती है और उन्होंने फूड कम बनाई हुई होती है। तो क्या होता है कि फिर हमारे पास जब भी ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन साइज के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है वो जैसे ही डिस्टर्ब होता है तो हमारे पास क्या होता है कि फूड की शॉर्टेज हो गई, और जैसे ही फूड की शॉर्टेज होती है हमारे पास कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो फिर आपने देखा होगा कि वहां पे डिफरेंट जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और खाना लेने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इसी को हम कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन साइज और नेचुरल रिसोर्सेज के दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो हमारे पास फूड वगैरह और शेल्टर स्पेस वगैरह की शॉर्टेज हो जाती है। जब ये शॉर्टेज होती है तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, compete करते हैं। लाइक अगर फूड एक बंदे किया और दो बंदे हैं तो क्या होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे और ताकि इस फूड को हासिल कर सकें। अच्छा, देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रगल, उसने तीन किस्म की स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में। द वेरी फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल किसे कहते हैं? लाइक हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है वो और कंपटीशन से हो, आपस की लड़ाइयों से हो। पहला पहला जो सबसे मेन इंपैक्ट है वो एनवायरनमेंट का है। तो लाइक उसने कहा कि एनवायरमेंटल स्ट्रगल किसे कहते हैं कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए तो क्या हुआ कि एकदम एनवायरनमेंट में या क्लाइमेटिक चेंज आई, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई। तो अब उनमें से लाइक फॉर एग्जांपल 1000 पैदा हुए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। अब अगर उसमें से जो जो गर्मी बर्दाश्त कर सकेगा वो तो सरवाइव करेगा, और जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा वो मर जाएगा। तो लाइक अगर उनमें से 900 ने गर्मी बर्दाश्त नहीं की और सिर्फ 100 ने की तो क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ 100 जिंदा रह गए, बाकी सारे के सारे मर गए, पॉपुलेशन से ख़त्म हो गए। इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंड आ गई, फिर यही होगा एनवायरमेंटल स्ट्रगल कि जो हमारे पास उस ठंड को बर्दाश्त कर सकेंगे वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे, बाकी सारे उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह फ्लड कंडीशंस आ गई तो हमारे पास जो स्विम कर सकेंगे या बर्ड्स वगैरह जो हैं वो उड़ के दरख्तों पे बैठ जाएंगे तो वो बच जाएंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फ्लड के साथ बह के और डूब मर जाएंगे। इसी तरह ड्रॉट कंडीशंस लाइक खुश्क साली आ गई, खुश्की आ गई, पानी की कमी हो गई। तो जो ऑर्गेनिजम्स लाइक अगर ऊंट है और दूसरे ऑर्गेनिज्म साथ हैं और पानी की कमी हो गई तो आपको पता है कि ऊंट क्या करेगा, सरवाइव करेगा, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह अर्थक्वेक्स, और हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन का बात देखें तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन हमारे पास किससे कंट्रोल रहती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होता है। इसके अलावा हमारे पास डिजीजेस जो है, ठीक है, वो भी एक इफेक्ट है कि उससे भी ह्यूमन की पॉपुलेशन कंट्रोल है, बीमारियों से लोग मरते हैं। नहीं तो हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाती है अगर ये सारे फैक्टर्स ना होते। ये चलें, आज तक के लिए इतना काफ़ी। आई थिंक होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये फिर फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप लोगों को भी डाउनलोडिंग में मसला आता होगा और मुझे अपलोडिंग में भी मसला आता है, क्योंकि पहले मैं 30-30, 31-31 मिनट की 32 मिनट हो जाते थे, तो आप लोग के लिए भी मुश्किलात है, मेरे लिए भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बयान करूँगा और बाकी भी इसकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह हम स्टडी करेंगे। सो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।